हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। नाउ वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो वी हैव टेकन सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस फॉर 6th एंट्रेंस एएमयू। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले वीडियोस में 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का डिस्कस किए थे जो कि पिछले कई सालों में रिपीट होते हुए नजर आए हैं। उसके बाद हम फिर 30 क्वेश्चन साइंस का लेके आए हैं। दीज 30 क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे चूज किए गए जो कि पिछले कई सालों में रिपीट होते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी क्वेश्चंस आपको इस बार भी रिपीट होते हुए नजर आएंगे। ये साइंस का 30 क्वेश्चंस का एक सेट है। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम लोग एक और वीडियो लेके आए थे, उसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो भी देखें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं साइंस का क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 30, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 30 और 31 से 60 क्वेश्चन जो हम लाए हैं वो साइंस का है। क्वेश्चन नंबर 31 से 60 ये साइंस का है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज प्लांट गिव्स अस। ये सारे क्वेश्चंस, सारे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरे साइंस का मिला करके 30 क्वेश्चन जो एएमयू में आता है। पूरे एएमयू के पैटर्न पे हम एक 85 क्वेश्चंस का सीरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें 30 विल बी फ्रॉम मैथमेटिक्स, 30 विल बी फ्रॉम साइंस। ठीक है, बाकी के सोशल साइंस, इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी सारे से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइंस का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स गिव्स अस। प्लांट्स हमें क्या देता है, तो देखिए ऑप्शंस देखिए और आप टिक कीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। फाइबर्स, प्लांट्स हमें सही बात है, फाइबर भी देता है, फूड्स भी देता है एंड ऑक्सीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन भी देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। यानी कि प्लांट से हमें ये सारी चीजें, फाइबर्स, फूड्स एंड ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिलती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज। द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज क्या होगा, देखते हैं। देखिए कि फोटो देखिए, इसमें देखिए ये हमारा सन है, दिस इज आवर सन, ये सन है। अब देखिए इससे दूर पे कैसे कैसे प्लैनेट्स हैं। सबसे जो द नियरेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, जो सबसे पहली प्लैनेट है सन के पास में, दैट इज मरकरी। उसके बाद है वेनस, दिस इज वेनस, मरकरी एंड देन वेनस, देन अर्थ, अर्थ इज थर्ड। अगर सन की तरफ से देखें तो अर्थ तीसरे नंबर पे आता है, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून। यानी कि जो फारदेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, सन के रेस्पेक्ट से देखा जाए तो दैट इज नेपच्यून। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या पूछा गया, द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सन से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा प्लैनेट है, तो सन से सबसे ज्यादा दूरी पे है वो है हमारा नेपच्यून। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आपको ये भी चीज याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा प्लैनेट किस नंबर पे आता है। हो सकता है इस बार फर्स्ट प्लैनेट पूछ ले कि सबसे सन से सबसे नजदीक पे कौन सा प्लैनेट है, तो सन से सबसे नजदीक पे जो प्लैनेट है दैट इज मरकरी, दैट इज मरकरी। और इसको सबसे कम टाइम लगता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। देन वेनस, देन अर्थ, तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, चौथे पे मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी सबसे ज्यादा दूर पे जो है वो है नेपच्यून। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। ये हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज आवर अर्थ सरफेस। इसको एक ब्लैंकेट सराउंड करता है, इसको एक ब्लैंकेट सराउंड करता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर हम कह सकते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। ये हमारा ब्रेन है, अगर इसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है हमारा ब्रेन,
हमारा ब्रेन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसमें जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है उस पार्ट को हम कहते हैं सेरेब्रम। उस पार्ट को हम कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, यानी ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एंड दैट पार्ट इज सेरेब्रम, दैट पार्ट इज सेरेब्रम। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेरेब्रम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, दैट इज 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज प्लांट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ। चलिए इसको कमेंट करके बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्लांट जो है वो फूड किसके फॉर्म में स्टोर करता है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जो कि कहां होता है, क्लोरोफिल जो है हमारे पास, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो क्लोरोफिल का यूज करके फूड बनाते हैं, जो कि एक मेन वे के थ्रू स्टोर होता है प्लांट में, एंड दैट प्रोसेस, दैट वे इज स्टार्च, दैट फॉर्म इज स्टार्च। यानी कि जो प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी प्लांट जो फूड स्टोर करता है किस फॉर्म में करता है, प्लांट फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टार्च, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36, अ स्नेक हैज डैश टीथ, डैश होलो टीथ। स्नेक के पास कुछ टीथ होते हैं एंड सम ऑफ देम आर होलो, सम ऑफ देम आर होलो टीथ। अब कितने होते हैं उसकी बात हम करेंगे, और होलो क्यों होते हैं। देखो स्नेक जो बाइट करता है, स्नेक जो बाइट करता है तो क्या करता है, वो बाइट अपने दांतों से करता है, और उस बाइट के दौरान ही वो क्या करता है, जो पॉइजन्स होते हैं उस अपने दांत के थ्रू वो ट्रांसफर कर देता है बॉडी में, दांत के थ्रू जहां पे वो बाइट कर रहा है वहां पे ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब जो हुआ उसके जो दांत होंगे वो क्या होंगे, होलो होंगे, तभी तो इस दांत के थ्रू वो पॉइजन ट्रांसफर कर देगा बॉडी में, जिस बॉडी को बाइट कर रहा है। यानी कि कुछ दांत क्या होंगे उसके, कुछ दांत होलो होंगे, एंड कितने नंबर होते हैं, वो 2 दांत उसके होलो होते हैं। आपने कभी भी अगर मान लीजिए बॉडी है, इस पे अगर सांप ने बाइट किया तो आप देखे होंगे वहां पे 2 होल टाइप के काफी छोटे छोटे होते हैं, आपको विजिबल होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने 2 दांतों से बाइट कर रखा होता है, एंड दोस 2 teeth आर होलो इन नेचर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी 2 दांत जो होते हैं वो होलो होते हैं सांप के। स्नेक हैज 2 होलो teeth, कितने, 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड, विच इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड। जो सीड का आउटरमोस्ट पार्ट होता है, सीड का जो आउटरमोस्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सीड कोट, इसे हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है, नाम से देख करके ही पता चल रहा होगा कि नाम क्या, हम आउटरमोस्ट पार्ट को क्या कहेंगे, जो कोट कर सकता है, जो उसको अच्छे से रख सकता है, दैट इज नोन एज सीड कोट। यानी जो आउटरमोस्ट पार्ट है प्लांट सीड का, दैट इज नोन एज सीड कोट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर। देखिए ये अगर आप फोटो देख रहे होंगे, इसमें आपको बहुत अच्छे से विजिबल है कि कौन सा पार्ट किस चीज के लिए काम करता है, कौन सा पार्ट किस चीज के लिए काम कर रहा है। तो देखिए जो सबसे लास्ट पार्ट है, दिस वन, जो सबसे लास्ट पार्ट है, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। यानी जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, सो द आंसर विल बी बैक पार्ट। सबसे पीछे वाला पार्ट जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आप इस फिगर के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि साल्टी जो होता है हमारे पास, सॉल्टी जो लगता है हमें, सॉल्टी जो लगता है दैट इज ड्यू टू फ्रंट पार्ट। सब जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्टी टेस्ट, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्टी टेस्ट। उसका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज फॉर स्वीटनेस, दिस इज फॉर स्वीट टेस्ट। एंड जो आउटर वाला पार्ट है, दिस वन फॉर सॉर टेस्ट, खट्टे के लिए दीज आर रिस्पॉन्सिबल। और बिटर के लिए द बैक पार्ट, बिटर के लिए जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, दिस वन, टंग का सबसे पीछे वाला पार्ट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज। देखो वाटर से जो वेपर बनता है
वाटर से जो वेपर बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इवेपोरेशन। ठीक है, देखिए आइस, आइस से बनता है लिक्विड, लिक्विड से बनता है वेपर, लिक्विड से बनता है वेपर। तो आइस से जो लिक्विड बनता है, आइस से जो लिक्विड बनता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। आइस से लिक्विड बनने को मेल्टिंग, और लिक्विड से वेपर बनने को इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। अगर मैं बात करूं कि इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका रिवर्स प्रोसेस कि वेपर से लिक्विड भी बन सकता है और लिक्विड से आइस भी बनता है। वेपर से लिक्विड और लिक्विड से आइस। तो वेपर से जो लिक्विड बनता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड से आइस जो बनता है इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, आइस से जो लिक्विड बनेगा वो क्या होगा हमारा, आइस से लिक्विड बनने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड से वेपर बनने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। अब जब इसका रिवर्स प्रोसेस देखेंगे तो वो प्रोसेस क्या है कि जब हमारा वेपर लिक्विड में बनेगा उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, और जब लिक्विड आइस में बनेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। तो क्या कह रहा है कि लिक्विड का, वाटर का वेपर बनना क्या है, इवेपोरेशन है। वाटर का वेपर बनना इवेपोरेशन है। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40। मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, मेडिसिन फॉर मलेरिया इज अ डिजीज, मलेरिया इज अ डिजीज। ठीक है, कह रहा है कि इसके लिए जो मेडिसिन बनता है वो कहां से बनता है, तो ये बनता है, एक ट्री नाम है, एक ट्री है जिसका नाम है सिंचोना, एक ट्री है जिसका नाम है सिंचोना। इसका बार्क यानी कि आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम, बार्क जिसे बोलते हैं, उस बार्क से बनता है। तो हम ये कह सकते हैं बार्क ऑफ सिंचोना ट्री, बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। ठीक है, मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री, द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। ठीक है, ओके ओके, एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया, एनीमिया इज आल्सो अ डिजीज, दिस इज कॉज इन द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा, वो आपको क्या होगा, उस डिजीज को हम कहेंगे एनीमिया। यानी आयरन की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है, आयरन की कमी से डिजीज हो सकती है एनीमिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बी, दैट इज आयरन। तो एनीमिया एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ह्यूमन ब्लड। देखिए ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए गए, डायरेक्टली क्लास 5th का एनसीईआरटी से लिया गया है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी साइंस बुक, एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 5th। ठीक है, आपको ये नहीं पता चलना कि ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से होते हैं, बिटवीन द लाइंस होते हैं, आपको वो चीज ध्यान में रखना है। कह रहा है कि हेमोग्लोबिन का क्या रेंज होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, हीमोग्लोबिन का रेंज पूछा गया है। हीमोग्लोबिन का रेंज ह्यूमन बॉडी में कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन का जो रेंज होता है सफिशिएंट रेंज इज 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये सारी चीजें एनसीईआरटी बुक में दे रखी हैं, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन का जो रेंज होता है हमारी बॉडी में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 बात करते हैं, क्या है, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू, ये हमारा अर्थ है, इफ दिस इज आवर अर्थ। तो आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट है ये अर्थ की तरफ आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला जो स्टोरी बताया जाता है हमें कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और उसमें से एक एप्पल गिरा और वो नीचे की तरफ क्यों आ गया। आपने स्टोरी सुना होगा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उस पेड़ से एक एप्पल गिरा और क्या हुआ, वो नीचे की तरफ आने लगा। तो न्यूटन सोचने लगा नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया। इसी से क्या हुआ, ग्रेविटेशन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो क्यों होता है, क्यों आता है कोई भी चीज अर्थ की तरफ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आने लगता है। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर, इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर। देखिए क्या हो सकता है आंसर, बताइए आप लोग कमेंट करके। आपने देखा होगा कि कोई बॉडी, आपको ये स्टोरी अगर पता हो कि कोई आदमी अगर वो नॉर्मल वाटर में, रिवर के वाटर में अगर वो तैर नहीं पा रहा है, रिवर के वाटर में अगर वो फ्लोट नहीं कर पा रहा है, तो वो जब वो सी में जाता है, समुद्र में जाता है, तो वो फ्लोट करने लगता है। समुद्र में जाता है तो वो फ्लोट करने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द साल्ट, सॉरी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द वाटर ऑफ सी। सी में जो होता है, द सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है सी वाटर में। सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनिए। अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट रिवर में फ्लोट नहीं कर रहा है, उसको आप सी में ले जाके छोड़ दें, वो फ्लोट करने लगेगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन सी। सॉल्ट्स के प्रेजेंस होने की वजह से पानी में उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी, और फिर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगता है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर। पानी में लेमन कब फ्लोट करने लगेगा, जब हम उसमें दूध मिलाएंगे, मड मिलाएंगे, ऑयल और सॉल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा व्हेन आफ्टर एडिंग मिल्क, आफ्टर एडिंग सॉल्ट्स, आफ्टर एडिंग सॉल्ट्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कि जब हम पानी में सॉल्ट्स मिला दें तो लेमन जो है वो फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखिए। द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट, हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट कंटेन्स अ लॉट ऑफ, देखो हम जो ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, हम जो ब्रीथ इन करते हैं वो हम करते हैं ऑक्सीजन, हम जो ब्रीथ इन करते हैं हम करते हैं ऑक्सीजन, तो जो ब्रीथ आउट करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम तो कंपोजिशन ऑफ एयर करते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होता है दैट इज ऑक्सीजन। तो कह रहा हम जो ब्रीथ इन करते हैं दैट इज ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट, जो हम बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं, वो उसमें मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है, मैक्सिमम कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर। तो मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, एंड सेकंड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, सेकंड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, वो है 21% में, या फिर इसको आप कहें 20.8%, 20.8% या 21%, दोनों वैलिड है, दोनों करेक्ट आंसर आपके लेवल पे 21 ही करेक्ट आंसर है। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज है, नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? यानी कि जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है एयर में दैट इज 78%। अगर आपको इसी तरह हो सकता है इस बार पूछ दे कि ऑक्सीजन का कितना कंटेंट है, ऑक्सीजन इज 21%, और एग्जैक्ट और डाटा दे दे तो 20.8%। ठीक है, ओके ओके, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एनीमिया लीड्स टू, एनीमिया लीड्स टू क्या करता है, एनीमिया की वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया की वजह से हमें लेस ग्रोथ देखने को मिलता है, लो एनर्जी होती है ह्यूमन बॉडी में, टायर्डनेस लगा रहता है। सो वी कैन से कि मतलब एनीमिया की वजह से हमारा लेस ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, लो एनर्जी इन द बॉडी, और टायर्डनेस भी दिखने को मिलता है, टायर्डनेस, थकावट। दीज ऑल आर दीज सिम्टम्स, या फिर कह सकते हैं कि जब एनीमिया होता है तो यह सारी कंडीशंस होने लगती हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सारे आंसर्स हो सकते हैं, सारे आंसर्स मतलब सारे कंडीशंस देखने को मिलता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48। एन अर्थक्वेक दैट अकर्स इन द सी फ्लोर इज कॉल्ड। अगर हमारे
सी फ्लोर में, सी फ्लोर में अर्थक्वेक अगर आ जाए, सी फ्लोर में, सी फ्लोर में अर्थक्वेक आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सी फ्लोर में जो अर्थक्वेक आता है उसे हम कहते हैं सुनामी, उसे हम कहते हैं सुनामी। सी फ्लोर में जो अर्थक्वेक आता है उसे हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, सी फ्लोर में जो अर्थक्वेक आता है उसे हम कहते हैं सुनामी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी फ्लोर पे अर्थक्वेक आने के कंडीशन को हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, आंसर करेक्ट क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 49, क्वेश्चन नंबर 49 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो देखिए क्या है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो क्या आंसर होगा बताएं? इंसेक्टिवोरस प्लांट का अगर जब नाम आ जाए तो पीचर प्लांट, पीचर प्लांट जो है हमारा, पीचर प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, पीचर प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीचर प्लांट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पीचर प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी वो इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाता है। पीचर प्लांट जो है इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाता है। सो वी कैन से दैट पीचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50, सलाइवा हेल्प्स इन, सलाइवा हेल्प्स इन। देखिए अगर आपको पता हो जो हमारा डाइजेशन होता है, हमारा डाइजेशन जो होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट जो होता है हमारे माउथ में होता है, हमारा डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। फूड का डाइजेशन जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ में ही होता है। कहां होता है? दैट इज इन आवर माउथ। और जैसे हमारा फूड सलाइवा से मिक्स होता है तो वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो सलाइवा किस चीज में हेल्प करता है? सलाइवा हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि सलाइवा जो होता है वो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में, सलाइवा हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 51, द टेम्परेचर ऑफ आवर स्टमक इज अबाउट, द टेम्परेचर ऑफ आवर स्टमक इज अबाउट। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमन बॉडी की बात करूं, जब 37 डिग्री से आउटर टेम्परेचर, बॉडी सरफेस की टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर होने लगती है, या फिर आपके 98 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर होने लगती है, तो आपको फीवर फील होने लगता है, आपको फीवर फील होने लगता है। और जब हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर से ज्यादा होता है, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो ऑप्शन देखे तो 20 नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर से इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी 40 डिग्री, करेक्ट आंसर विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर, क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यानी कि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, खास करके हमसे पूछा गया स्टमक का टेम्परेचर कितना होगा, तो हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है तो 40 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? देखिए, द लंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, लंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। लंग्स कौन से पार्ट का सिस्टम हो सकता है? लंग्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग, लंग्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग, यस और नो? लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग, यानी कि तो फिर हम क्या कह सकते हैं? लंग्स किसका पार्ट हो सकता है? लंग्स जो होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंग्स आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का होगा नहीं, ब्लड का काम होता नहीं है कुछ, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लंग्स आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है यहां तक? ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि रिब केज प्रोटेक्ट्स आर, रिब केज आपको पता होगा, रिब केज क्या होता है? देयर आर रिब्स इन द रिब केज। रिब केज का काम होता है प्रोटेक्शन का। अब फिर पता चले किस चीज का प्रोटेक्शन करता है ये, तो प्रोटेक्ट्स हार्ट। किडनी का कोई मतलब है नहीं, किडनी को प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब है नहीं, किडनी
हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में रहता है, लीवर इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज हार्ट, यानी कि जो हमारा रिब केज होता है, रिब केज हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हार्ट। यानी कि रिब केज जो होता है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओके ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू, एक्सेसिव रेनफॉल एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से क्या हो सकता है, ड्राउट नहीं। क्यों? क्योंकि ड्राउट की वजह से क्या होता है, ड्राउट की वजह से सूखा पड़ता है, सूखा, दैट इज ड्राउट की वजह से सूखा पड़ेगा। फेमेन हो सकता है बट नॉट नेसेसरी, ड्राउट की वजह से ही फेमेन आता है। ऑप्शन सी इज फ्लड, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से, जब एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो काफी अमाउंट में वाटरफॉल होगा, यानी कि फ्लड आने के चांसेस है। जब एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से क्या आता है, फ्लड आता है, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से क्या आता है, फ्लड आता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कि एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो चीज होता है दैट इज एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू फ्लड्स। ओके, ठीक। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55, हु आर द बेस्ट फ्रेंड्स, हु आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, यानी जो सॉइल है, जो हमारा मिट्टी है, मिट्टी का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, हमारा भी कोई बेस्ट फ्रेंड है, और सबका बेस्ट फ्रेंड होता है। इसी तरह सॉइल का कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसको हम क्या कहेंगे, रैट्स नहीं। क्यों? रैट्स आर नॉट द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल्स। स्नेक्स नॉट एट ऑल, कॉकरोच बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, अर्थवॉर्म्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द सॉइल। सॉइल का यानी मिट्टी का जो बेस्ट फ्रेंड है इज अर्थवॉर्म्स। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म हेल्प करता है सॉइल के फर्टिलिटी को इनहांस करने में। सॉइल के फर्टिलिटी, सॉइल का जो कुछ भी होता है दैट इज ऑल अबाउट इट्स फर्टिलिटी। जितना ज्यादा फर्टाइल लैंड उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी, जितनी ज्यादा फर्टाइल लैंड उतना ज्यादा आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब कि जितना अच्छा फर्टिलिटी होगा सॉइल का उतना बेस्ट है फार्मर्स के लिए। तो क्या कर रहा है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल्स, यानी सॉइल का बेस्ट फ्रेंड कौन है, सॉइल का बेस्ट फ्रेंड है अर्थवॉर्म। क्यों? ये इसके फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, अर्थवॉर्म्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, देखिए एक होता है सॉल्यूट, आपको मैं बताऊं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब होता है जिसको हम मिलाते हैं, आपने सॉल्यूशन बनाया, इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन, इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। यानी कि आपके हाथ में नमक है, एक हाथ में पानी है, तो नमक विल बी सॉल्यूट जिसको मिलाना है, एंड पानी विल बी सॉल्वेंट जिस चीज में मिलाते हैं। नमक इज सॉल्यूट, नमक जो है वो सॉल्यूट है, एंड पानी इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, एक ऐसा लिक्विड बताओ जिसमें हम दुनिया की सारी चीजों को मिला सकते हैं, दुनिया के मैक्सिमम चीजों को मिला सकते हैं, तो वो है हमारा पानी। पानी इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वाटर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वाटर, यानी कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन पता चल गया, नमक और पानी को मिला करके मैंने एक लिक्विड तैयार की, उस लिक्विड को हम कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के, इस बार ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काफी बार रिपीट हुआ है, और इस बार भी चांसेस है रिपीट होने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल। मोशन ऑफ अ व्हील, अगर ये हमारा व्हील है, इफ दिस इज आवर व्हील एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस व्हील, तो क्या कह रहा है कि मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल नहीं। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन करता है ये, सर्कुलर मोशन करता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोशन ऑफ व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन।
ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। फिल्टर पेपर इज यूज्ड, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, इसका नाम ही खुद बता रहा है कि ये फिल्ट्रेशन क्या काम आता होगा, इसका नाम ही बता रहा है फिल्ट्रेशन का काम होता होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कि फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन होगा नहीं, डिकेंटेशन होगा नहीं, डिस्टिलेशन होगा नहीं, सो द फिल्टर पेपर इज बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज filtration. So let's take our very second last question, that is the brain is protected by, brain is protected by। इससे पहले हमने देखा था कि रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, इससे पहले क्वेश्चन था रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, तो हमारा आंसर था हार्ट, हमारा आंसर था हार्ट कि रिब केज जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन आया हमारा कि ब्रेन किसको प्रोटेक्ट करता है, ये ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो क्या होगा बताइए, रिब्स नहीं, रिब्स का काम है प्रोटेक्ट करना हार्ट को, रिब का काम है प्रोटेक्ट करना हार्ट को। स्कल इज द करेक्ट आंसर, स्कल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, स्कल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है दैट इज स्कल, स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कल। लेट्स टेक, दिस इज आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको बहुत अच्छा लगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे एंड होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता था शायद, अरे पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था एक बार फिर से वीडियो देखें, पॉज करें, याद करें, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और आप फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। सो नर्व्स आर मेड अप ऑफ, नर्व जो होता है वो कॉर्निया का बना होता है, बिल्कुल नहीं, कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ आवर आई, कॉर्निया रिलेटेड टू आई। बोन्स बिल्कुल नहीं, रेटिना बिल्कुल नहीं, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आई। सो जो नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। सो करेक्ट आंसर विल बी न्यूरॉन्स, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूरॉन्स, नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। So here we ends with the science part. In our next video, we will be taking the social science, English and Urdu part. Okay. In our next video, we will be taking social science, English and Urdu part. So let's end our class today. Wishing you all the very best for your exams. ठीक है? Wishing you all the very best for your exams. Keep sharing this video with your friends. जो लोग भी entrance exam दे रहे हैं, जिन लोग भी entrance exam दे रहे हैं, उन लोगों तक ये video जरूर share करें. ठीक है? And after this video, please watch another video that is on उर्दू, हिंदी एंड सोशल साइंस पार्ट, ठीक है। आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि सब लोगों का फायदा हो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए नजर आएंगे आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।